So hello there once again and welcome to another video of pathophysiology. So today we're gonna do hepatitis E. ठीक है, अभी तक हमने हेपेटाइटिस ए बी सी डी तक देखा था. तो इन दिस लेक्चर विल बेसिकली स्टडी अबाउट हेपेटाइटिस ई. तो स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट अबाउट हेपेटाइटिस ई. हेपेटाइटिस ई के बारे में देखते हैं. ठीक, अब हेपेटाइटिस ई जिस वायरस की वजह से होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस ई वायरस कहते हैं. जैसे कि पहले भी मतलब हमने देखा था हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, ऐसे ही हेपेटाइटिस ई वायरस. अब जो ये वायरस होता है ये हमारे बॉडी के अंदर एंटेरिकली ट्रांसमिट होता है. एंटेरिकली यानी कि जो हमारा एंटेरिक रूट होता है, यानी कि जो इंटेस्टाइनल रूट होता है उसके थ्रू ये वायरस जो होता है हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है. तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि एंटेरिकली ट्रांसमिटेड वायरस होता है. इसको लिख सकते हैं हम लोग एंटेरिकली ट्रांसमिटेड वायरस. ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग एंटेरिकली ट्रांसमिटेड वायरस. यानी हेपेटाइटिस ई जो है वो हमारे बॉडी में एंटेरिकली जो है वो ट्रांसमिट करता है. ठीक, अब इसके अंदर कुछ देखते हैं. अब जैसे क्या होता है कि इसमें जो इन्फेक्शन के प्रोन जो लोग होते हैं, मतलब जिनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं कि यंग एज के लोग, मतलब जो यंग होते हैं, और जो मिडिल एज के लोग होते हैं. यानी कि यंग और मिडिल एज के अंदर इन्फेक्शन जो होता है वो ज़्यादा अकर होता है. तो इसमें लिख सकते हैं अकर occurs in young age and middle aged. ठीक है, यंग एज के लोगों में और मिडिल एज के जो लोग होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होते हैं, इसके थोड़े से ज़्यादा होते हैं. किसके? हेपेटाइटिस ई के इन्फेक्शन. ठीक है, अब जैसे कि हमने बताया था कि पहले जब शुरुआती लेक्चर हम मतलब ले रहे थे, शुरुआत में बता रहा था, तो हमने बताया था कि हेपेटाइटिस ई को बोला जाता है नॉन ए नॉन बी वायरस कहा जाता है. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर के जो भी चीज़ें दिखाई दी थी वो ऐसा मतलब नोटिस किया गया था कि ये ना ही तो ए की तरह था और ना ही बी की तरह था. तो इसको पहले जो था इसको बोला गया था, इस वेरिएंट को, नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस, यानी कि NA-NB. तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसको प्रीवियसली क्या बोला जाता था, प्रीवियसली नोन एज नॉन ए नॉन बी वायरस. ठीक है, इसको NA-NB कहा जाता था इस वायरस को, क्योंकि ये ना ही तो ए की तरह होता था और ना ही बी की तरह का होता था. तो ये जो वेरिएंट होती थी ये भी क्या है, एक तरह सा वेरिएंट ही है ना, ये भी एक तरह का क्या है, वेरिएंट है वायरस का. तो इसको नॉन ए नॉन बी कहा जाता था. ठीक, अब क्या होता था कि हमारे इंडिया के अंदर इसे देखा गया था, पाया गया था. इंडिया हो गया और डिफरेंट और एशियन कंट्रीज़, उसके साथ साथ अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका, इनके अंदर भी इसका इन्फेक्शन देखा गया था. तो एपिडेमियोलॉजी के लिए हम लोग लिख सकते हैं इसके अंदर कि इंडिया में इसको देखा गया था. ठीक है, अदर एशियन कंट्रीज़ में, अदर एशियन कंट्रीज़ में देखा गया. इसके अलावा अफ्रीका में इसको देखा गया, और अमेरिका के कुछ पार्ट यानी कि सेंट्रल अमेरिका में इसका इन्फेक्शन जो है वो नोटिस किया गया था. ठीक है, अब ये भी देखा गया था कि इसका जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कैसे हो रहा था. वो स्प्रेड जो हो रहा था वो कंटेमिनेशन ऑफ वाटर की वजह से, यानी कि कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू इन्फेक्शन इसके अंदर अकर हो रहा था. यानी कि हम कह सकते हैं, इसके अंदर लिख सकते हैं कि इन्फेक्शन अकर्स बाय कंटेमिनेशन ऑफ वाटर,
यानी वाटर जो है वो कंटेमिनेट होने की वजह से इन्फेक्शन जो था वो अकर हो रहा था बॉडी के अंदर। और क्या हो रहा था इसके अंदर, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर की वजह से हो रहा था। प्रेग्नेंट के अंदर देखा गया था कि हाई मोर्टिलिटी रेट था, यानी कि प्रेग्नेंट जो वीमेंस वगैरह थी उनके अंदर मोर्टेलिटी की चांसेस ज़्यादा थी, यानी कि डेथ रेट ज़्यादा थी। तो हम इसको भी एक पॉइंट लिख सकते हैं कि हाई मोर्टिलिटी रेट फाउंड इन प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर इनका मोर्टिलिटी जो है वो ज़्यादा देखा गया था। और ये भी जो डिजीज़ था, जैसे हमने पहले ही बताया था कि ये डिजीज़ जो था ये उतना ज़्यादा सीवियर नहीं हुआ करता था, यानी कि हेपेटाइटिस ई का जो इन्फेक्शन था उतना सीवियर नहीं हो सकता था। ये एक तरह से सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ के अंदर आता था, यानी कि अपने ही तक में सीमित रहता था, अपनी ही बाउंड्री के अंदर रहता था, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता था। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या था, ये सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ था। ठीक है, इसको कह सकते हैं कि सेल्फ लिमिटेड डिजीज़, ठीक है, और नॉट वेरी सीवियर। नॉट वेरी सीवियर यानी सीवियर नहीं होता था। तो ये हेपेटाइटिस ई के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पे था। अब हम हेपेटाइटिस ई के वायरस के बारे में देखते हैं कि हेपेटाइटिस ई वायरस जो है वो कैसे और मतलब बॉडी के अंदर क्या क्या किस तरह से होता है और कैसे कैसे काम करता है। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेपेटाइटिस ई वायरस के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HEV कहते हैं। अब हेपेटाइटिस ई वायरस जो है ये क्या होता है, पहली बात तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसके साथ साथ इसका अगर डायमीटर देखें, तो डायमीटर जो होता है ये ऑलमोस्ट 32 से लेकर 34 नैनोमीटर का इसका डायमीटर होता है। ठीक है, 32 से लेकर 34 नैनोमीटर डायमीटर होता है। और इसका भी जो शेप होता है वो इकोसाहेड्रल जो हमने पहले बताया था जब हम वो पढ़ा रहे थे, हमने जब बताया था शुरुआत में, आई थिंक हेपेटाइटिस ए वायरस, जब हेपेटाइटिस ए वायरस बता रहे थे तो उसके अंदर हमने इसका वो बताया था शेप कैसा होता है। इसी तरह से ये भी होता है, इसका भी जो शेप होता है वो कैसा होता है, इकोसाहेड्रल शेप होता है। अब इकोसाहेड्रल शेप के बारे में हमने पहले बता दिया था कि उसके अंदर मतलब पॉलीहेड्रॉन होता है जिसके अंदर 20 फेसेस होते हैं। ठीक है, पॉलीगन या फिर पॉलीहेड्रॉन कहें, पॉलीहेड्रॉन विथ 20 फेसेस, यानी 20 फेसेस वाला पॉलीहेड्रॉन। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल बताया था क्यूब का और क्यूबॉइड का एग्जांपल लेके बताया था कि उसके अंदर कितने फेस हैं। इसी तरह से ये भी एक पॉलीहेड्रॉन शेप का होता है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 20 फेस होते हैं। और ये भी क्या होता है, नॉन एनवेलप वायरस होता है, नॉन एनवेलप्ड वायरस होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें इन्वेलप नहीं पाया जाता है। ठीक, अब ये भी क्या है कि जैसे हमने बताया था कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का हम लोग स्टूल लेते हैं, बाइल ले रहे हैं, ठीक है, या लीवर वगैरह का मतलब कि लीवर वगैरह को आइसोलेट कर रहे हैं, तो वहाँ से इस वायरस को हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, आइसोलेट करने यानी कि निकाल सकते हैं, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं कि कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम, कहाँ से निकाला जा सकता है, स्टूल के साथ साथ बाइल से निकाला जा सकता है, एंड लीवर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल, लीवर और बाइल वगैरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अब इसका हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर इसके सेरोलॉजिकल मार्कर्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके सेरोलॉजिकल मार्कर्स की बात करते हैं, कौन कौन से इसके अंदर सेरोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं। तो एक जो मार्कर होता है सेरोलॉजिकल, जिसके मतलब सेरोलॉजिकल मार्कर के बारे में भी हमने पहले बताया था कि सेरोलॉजिकल मार्कर यानी क्या, कि जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन या फिर इसका डिटेक्शन करते हैं।
तो इसके अंदर क्या होता है, एक सेरोलॉजिकल मार्कर होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंटी HEV-AB, ठीक है। एक एंटी HEV भी होता है जिसके अंदर, इसके अंदर दोनों तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgM क्लास की और IgG क्लास की। ये दोनों क्लास की इसके अंदर एंटीबॉडीज़ जो है वो पाई जाती है एंटी HEV एंटीबॉडी के अंदर। और एक होता है इसके अंदर, एक और होता है, उसको हम लोग कहते हैं HEV यानी हेपेटाइटिस ई वायरस और RNA, ठीक है। ये दो तरह का क्या होता है, सेरोलॉजिकल मार्कर्स होता है इसके अंदर, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं। तो ये था हेपेटाइटिस ई, मतलब कि ई के बारे में इतना ही है, मतलब किस तरह से डिटेक्ट करते हैं और उसके बारे में बताया कि कैसे कैसे कॉज होता है। वाटर बोर्न जो होता है बेसिकली कंटेमिनेशन ऑफ वाटर के थ्रू ये होता है। तो ये था एक छोटी सी पैथोफिजियोलॉजी हेपेटाइटिस ई के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं हेपेटाइटिस एफ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हेपेटाइटिस एफ पे। हेपेटाइटिस एफ, हेपेटाइटिस एफ के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये जो हेपेटाइटिस एफ का जो वायरस था, ये भी क्या था, ये भी एक नई वेरिएंट थी, एक नई वेरिएंट पाया गया था। इसको भी कहा जा सकता है कि एक न्यू वेरिएंट है, ठीक है, इसको भी एक न्यू वेरिएंट कहा जा सकता है। और ये जो नई वेरिएंट थी इसको नाम दिया गया था नॉन ABCDE हेपेटाइटिस, ठीक है। ये जो नई वेरिएंट थी इसको नाम किया था क्या, नॉन ABCDE हेपेटाइटिस, क्योंकि ये ना ही ए की तरह था, ना ही बी की तरह, ना ही सी, ना ही डी, ना ही ई की तरह। ये एक नया तरह का था, न्यू वेरिएंट था। न्यू वेरिएंट को हम लोग कह सकते हैं कि एक नोवेल था, ये नए तरह का था, इसीलिए इसको कहा गया था नॉन ABCDE हेपेटाइटिस, ठीक है। और जो इसका इन्फेक्शन था वो बहुत ज़्यादा स्पोरेडिक नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पोरेडिक नहीं होने के साथ साथ ये भी क्या था, एंटेरिकली ही ट्रांसमिट होता था हमारी बॉडी के अंदर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो इन्फेक्शन था, लिख सकते हैं कि इन्फेक्शन वॉज नॉट स्पोरेडिक, ठीक है। इन्फेक्शन जो था वो स्पोरेडिक नहीं था, लेकिन ये भी कैसे ट्रांसमिट हो रहा था, ये भी एंटेरिकली ही ट्रांसमिट होता था, ठीक है। बट दिस ऑल्सो लिख सकते हैं इसमें ट्रांसमिटेड एंटेरिकली, एंटेरिकली यानी कि इंटेस्टाइन के थ्रू ही इसका भी ट्रांसपोर्टेशन जो था हमारे बॉडी के अंदर हो रहा था, ठीक है। ये हो गया। अब सबसे पहले इसकी रिपोर्ट कहाँ मिली थी, सबसे पहले इसकी रिपोर्ट जो आई थी, अगर हम बोलते हैं कि इसकी फर्स्ट रिपोर्ट कहाँ पे आई थी एफ वाले की, तो इसकी फर्स्ट रिपोर्ट जो थी वो आई थी अराउंड 1983 में, और कहाँ पे आई थी, हमारे भारत में, यानी कि इंडिया में इसकी पहली रिपोर्ट पाई गई थी। और ये पाया गया था सबसे पहले, ये सबसे पहले देखा गया था क्रैब ईटिंग मंकीज़ के अंदर। एक मंकीज़ की कैटेगरी होती है, क्रैब ईटिंग मंकी कहा जाता है इनको, ठीक है। इनके अंदर ये पाया गया था, देखा गया था, ठीक है। सबसे पहले 1983 में ये आया था, ठीक। उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं कि पहले रिपोर्ट हुआ था, तो 1987 में क्या हुआ था, 1983 के बाद के कुछ सालों के बाद 1987 में ये जो था, ये मतलब कि देखा गया था, मतलब कि ट्रांसमिट हुआ था इन्हीं के अंदर, क्रैब ईटिंग मंकीज़ के अंदर, ठीक है, और कुछ टैमेरिन्स के अंदर। तो इनका ट्रांसमिशन देखा गया था, मतलब 1987 में ट्रांसमिशन देखा गया था कि ये ट्रांसमिट हुआ था, ट्रांसमिटेड टू साइनोमैलेगस मैकेकस, साइनोमैलेगस
मैकेकस, यानी कि ये क्या थे, ये थे क्रैब ईटिंग मंकीज। इनके अंदर ट्रांसमिशन देखा गया था और देखा गया था टैमेरिन्स में। टैमेरिन्स, अब टैमेरिन्स क्या है, टैमेरिन्स भी क्या होते हैं, एक छोटे साइज के मंकी होते हैं, ठीक है। इनको भी लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉल साइज्ड मंकीज, ठीक है। तो इनके अंदर इसका ट्रांसमिशन देखा गया था सबसे पहले कि क्रैब ईटिंग मंकीज से, जिनका नाम था साइनोमोगेलस मैकेकस, और टैमरिन्स यानी कि क्रैब ईटिंग और एक स्मॉल साइज मंकीज, इनके अंदर 1987 में सबसे पहले ये देखा गया था, ठीक है। और इनका जो साइज़ पाया गया था, मतलब जिस वक्त देखा गया था कि ये है, तो इनका साइज़ जो था वो अराउंड 27 से लेकर 13 नैनोमीटर का साइज़ था इनका डायमीटर, ठीक है, का साइज़ था 27 से लेकर 24 नैनोमीटर डायमीटर, ठीक है। और इनके अंदर एक डिफरेंट टाइप का, एक नए तरह का वायरल लाइक पार्टिकल डिस्कवर किया गया था, ठीक है। इसके अंदर एक नए तरह का वायरल लाइक पार्टिकल देखा गया, एक नए तरह का देखा गया कि ये मतलब कि है तो मतलब कुछ और, लेकिन है ये वायरस की तरह, वायरल लाइक पार्टिकल इसको कहा गया, मतलब कि जो रिजेंबल कर रहा था एक वायरस को। तो ये 1987 में मतलब साइंटिस्ट वगैरह ने इसको डिस्कवर किया, और इसी जो वायरल लाइक पार्टिकल था, इसी को कहा गया कि ये एफ वायरस है। तो इसी को बोला साइंटिस्ट ने कि ये एफ वायरस है, ठीक है। और इसको एक चीज़ और कहा गया कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस था, जो पहले डिस्कवरी हुई हेपेटाइटिस बी वायरस की, ये वायरस जो एफ वायरस था, ये हेपेटाइटिस बी वायरस का क्या था, म्यूटेंट था, ठीक है। एक तरह से हेपेटाइटिस बी वायरस जो था, जब ये म्यूटेट किया, यानी म्यूटेशन हुआ अगर इसके अंदर, तो ये चेंज होके एफ वायरस का फॉर्मेशन लिया, जैसे कि अभी कोरोना में हो रहा था, म्यूटेशन हो रहा था ना, कि एक बार पहले स्ट्रेन आई, फिर उसमें म्यूटेशन हुआ तो एक दूसरी स्ट्रेन आई, उसका फिर म्यूटेट किया तो डेल्टा वेरिएंट आया। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर जब म्यूटेशन हुआ था तो एफ वायरस का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद फर्दर करीब दिसंबर 1944 में नई दिल्ली की बात है, न्यू दिल्ली की ये बात है, न्यू दिल्ली की बात है। नई दिल्ली में वो कुछ रिसर्चर्स थे वायरोलॉजी के, नई दिल्ली में क्या थे, कुछ रिसर्चर्स थे वायरोलॉजी डिपार्टमेंट के, कुछ रिसर्चर्स वगैरह थे। इन्होंने फाइनली क्या किया, इन्होंने इसको एक नया, मतलब कि कहा कि ये एक नया है, इसको कहा कि ये एक नोवेल एजेंट है, ठीक है, नए तरह का है, इसके अंदर नए प्रॉपर्टीज़ हैं, और इस नोवेल एजेंट को इन्होंने कहा कि ये हेपेटाइटिस एफ वायरस है, ये एफ है, ठीक है, हेपेटाइटिस एफ वायरस है। क्योंकि बाद में फिर ये देखा कि ये हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो दिल्ली के कुछ रिसर्चर्स वगैरह थे, उन्होंने इसका नाम दिया कि ये हेपेटाइटिस एफ वायरस है। तो ये थी हेपेटाइटिस एफ वायरस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हेपेटाइटिस एफ वायरस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है, कैसे है। तो हेपेटाइटिस एफ वायरस के बारे में देख लेते हैं क्या है, कैसे है, ठीक है। अब हेपेटाइटिस एफ वायरस के बारे में अगर बात करते हैं, तो ये भी जो वायरस है, ये क्या होता है, शेप इसका क्या होता है, राउंड होता है, ठीक है। 27 से लेकर 37 नैनोमीटर का इसका डायामीटर होता है। इसका डायमीटर की बात करें तो 27 से 37 नैनोमीटर का इसके अंदर डायमीटर होता है, ठीक। और जैसा कि हमने बताया कि ये वायरस लाइक पार्टिकल होता है, इसको कहा गया था वायरस लाइक पार्टिकल, तो हम लोग लिख सकते हैं वायरस लाइक पार्टिकल, इसको कहा गया था, ठीक है। तो ये हो गया। इसके साथ साथ अगर हम लोग और बात करते हैं, तो इसके अंदर अब की बार डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया गया। क्या पाया गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया गया इसके अंदर, ठीक, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया गया। उसके साथ साथ इसके अंदर क्या देखा गया कि ये जो था, जो हमारा हिपैटोसाइट्स होते हैं, हिपैटोसाइट्स यानी कि जो लीवर के सेल्स होते हैं, तो लीवर के सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है, उनके अंदर ये पाया गया था पहली बार। तो कहा जा सकता है इसको फाउंड इन द
साइटोप्लाज्म ऑफ हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट जो थे आपके लीवर के सेल्स थे, उसके अंदर सबसे पहले इनको पाया गया था, देखा गया था कि ये हैं इसके अंदर। ठीक, अब इसके अंदर देखा गया कि जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन मतलब वायरस जो अंदर आ गया आपके बॉडी के अंदर, तो अब वायरल जो एंटीजन हमारा बॉडी में था, वायरल एंटीजन वो ऑलमोस्ट 20 दिन के बाद, 20 दिन तक होते होते ये हमारे बॉडी के अंदर अपीयर हुआ। मतलब कि अगर हम बोलते हैं कि वायरल एंटीजन, जैसे मैंने बताया था कि एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है, तो जो इसका वायरल एंटीजन था इस मतलब कि एफ वाले का, तो ये जो वायरल एंटीजन था ये अपीयर होने में एवरेज 20 दिन लगाता था। ठीक है, ये अपीयर होने में अपीयर इन एवरेज 20 डेज ये बॉडी में अपीयर होता था, उससे पहले नहीं अपीयर होता था। 20-20 दिन 15-20 दिन लगाता था अपीयर होने में। और इसमें जो मोर्टेलिटी के केस भी हुआ करते थे वो भी ज़्यादा नहीं होते थे, यानी कि इसके अंदर 20% क्या होते थे, केसेस जो होते थे वो फैटल होते थे। 20% केसेस जो हुआ करते थे इसके फैटल हुआ करते थे, यानी कि 20% केस के अंदर क्या होती थी, आदमी की मौत हो जाती थी, वरना ऐसे जो था वो उतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता था। और हेपेटाइटिस एफ जो वायरस था इसका डिटेक्शन कैसे किया जाता था, इसका डिटेक्शन जो किया जाता था वो एलाइजा के थ्रू किया जाता था। ठीक है, इसका डिटेक्शन थ्रू एलाइजा। अब एलाइजा के बारे में हमने पहले ही बताया है। एलाइजा के बारे में मतलब पहले ही बता दिया था कि एलाइजा जो होता है वो एक तरह का वो होता है, मतलब कि ये जो हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी जो होते हैं उनके टेस्ट के लिए मतलब उसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग एलाइजा में। जो अभी आपका वो हो रहा था मतलब कि RT-PCR वगैरह जो हो रहा था, RT-PCR के अंदर भी एक एंटीजन टेस्ट वगैरह हम लोग करवाते थे, तो एंटीजन टेस्ट के अंदर भी हम लोग एलाइजा का इस्तेमाल करते हैं। एलाइजा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे कहते हैं। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे कहते हैं हम लोग एलाइजा को। तो इसका जो डिटेक्शन हो रहा था वो एलाइजा के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर हो रहा था। अब बाद में इस वायरस को एक तरह से बोला गया, इस वायरस का नाम दिया गया, इसको कहा गया हाइपोथेटिकल वायरस कहा गया। हाइपोथेटिकल यानी कि हाइपोथेटिकल इसलिए कहा गया क्योंकि मतलब पूरी तरह से कंफर्म नहीं था कि ये हेपेटाइटिस का है वायरस कि नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा था क्योंकि बोला गया ना कि वायरस लाइक पार्टिकल, तो है तो कोई पार्टिकल जो कि कॉज कर रहा है हेपेटाइटिस बॉडी में, लेकिन वायरस की तरह ना होकर वो वायरस लाइक पार्टिकल था। मतलब पूरी तरह से ये कंफर्म नहीं किया जा सका था कि वो वायरस ही है या फिर कुछ और है। तो ऐसा कहा गया कि वायरस लाइक पार्टिकल है, इसीलिए इसको बाद में हाइपोथेटिकल कहा गया कि ये एक हाइपोथेसिस है, मतलब एक अनुमान लगाया गया था, एक एग्जम्पशन किया गया था कि अच्छा ये हो सकता है, इसीलिए इस पर इतना ज़्यादा मतलब कि फोकस नहीं किया गया और ये इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी नहीं था, तो इसको हाइपोथेटिकल कहा गया। इसके अलावा इसका और भी नाम दिया गया था, जैसे कहा गया टोगा वायरस। ठीक है, इसका नाम दिया गया टोगा वायरस। टोगा वायरस के साथ साथ इसका नाम दिया गया, मतलब नाम नहीं दिया गया, इसको नोवेल वायरस भी कहा गया। नोवेल वायरस भी कहा गया क्योंकि ये नए तरह का था, पहले कभी रिपोर्टेड नहीं हुआ था। जब इसको मतलब कि इस तरह के वायरस को जब रेसस मंकी के अंदर इंजेक्ट किया गया, जैसे आपको पता ही होगा कि हमारे जो मेडिकल साइंसेस में जो भी स्टडीज़ होती है वो एनिमल स्टडीज़ होती है, तो इस नोवेल वायरस को जब इंजेक्ट किया गया किसके अंदर, रेसस मंकी में, इंजेक्टेड इनटू रेसस मंकी। अब रेसस मंकी वही हैं जिसके थ्रू हमको वो RH फैक्टर जो है ब्लड में पता चला था रेसस मंकी के थ्रू। तो इनको जब RH मतलब कि रेसस मंकी के अंदर इंजेक्ट किया गया था तो ये इन्फेक्शन कॉज किया था, इसीलिए इसको बोला गया था कि ये नोवेल वायरस है। जब इंजेक्ट किया गया रेसस मंकी में तो क्या किया, कॉज्ड इन्फेक्शन कॉज किया था ये, इसीलिए इसको कहा गया कि ये एक तरह से मतलब कि हाइपोथेटिकल है।
तो ये था हेपेटाइटिस एफ वायरस के बारे में। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, जो है आपका हेपेटाइटिस जी वायरस। तो हेपेटाइटिस जी वायरस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि शुरुआत में जो भी कहानी चलनी थी वो शुरुआत में ही चल गई। जो ए बी सी डी तक आते आते डी तक थोड़ा थोड़े मतलब कि सीवियर थे, बाकी ई एफ जी जो होते हैं वो उतना ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग हेपेटाइटिस जी की बात कर लेते हैं। हेपेटाइटिस जी के बारे में बात कर लें। अब हेपेटाइटिस जी होता है, ये क्या होता है, हेपेटाइटिस जी का जो वायरस होता है ये ऑलमोस्ट जो भी अभी तक हमने पढ़ा ए बी सी डी ई एफ एफ, यहाँ से लेकर यानी ए से लेकर एफ तक, ए से लेकर एफ तक के जो अभी तक पढ़ा, इन सब से क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है सारे स्ट्रेन से। हेपेटाइटिस जी जो होता है इसको कह सकते हैं हम लोग डिस्टिंक्ट होता है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल द स्ट्रेन्स। जो भी वायरस अभी तक हमने देखा उन सारी स्ट्रेन से ये क्या होता है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट होता है, एकदम अलग होता है। ठीक है, अब ये वायरस कहाँ पाया गया था? सबसे पहले ये वायरस पाया गया था, कह सकते हैं हम लोग, फाउंड इन ब्लड डोनर्स। ब्लड डोनर्स के अंदर ये पाया गया। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट ऐसे जो डायलिसिस पे थे, पेशेंट ऑन डायलिसिस, जो पेशेंट थे जिनकी डायलिसिस चल रही थी उनके अंदर, और को इन्फेक्शन, अगर को इन्फेक्शन होने की चांसेस थी। अब को इन्फेक्शन जो था वो किसकी वजह से हो रहा था? को इन्फेक्शन जो हो रहा था वो वो इन्फेक्शन जो हो रहा था वो हो रहा था हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से। तो यानी कि इनके अंदर, यानी कि जो ब्लड डोनर्स वगैरह थे उनके अंदर ये देखा गया हेपेटाइटिस जी। अगर कोई पेशेंट जो था वो डायलिसिस पे था, मतलब उसकी डायलिसिस हो रही थी, तो उसके अंदर इस वायरस को देखा गया। और अगर बॉडी के अंदर हमारे को इन्फेक्शन हो रहा था हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से, उनके अंदर भी हेपेटाइटिस जी वायरस जो है वो देखा गया। और ये भी जो वायरस था ये भी बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता था, तो हम लोग कह सकते हैं नॉट वेरी सीवियर, नॉट वेरी सीवियर, यानी कि सीवियर नहीं हुआ करता था इतना। अब अगर इसका हम लोग थोड़ा सा क्लिनिकल पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका क्लिनिकल पैटर्न वगैरह या फिर पैथोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग क्लिनिकल पैटर्न्स लिख सकते हैं कि इसके अंदर क्लिनिकल पैटर्न्स क्या दिखाई देते थे। ठीक है, और पैथोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, पैथोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस अगर देखते हैं इसका, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा कोई मतलब है नहीं इसके अंदर। तो अच्छा, इसके पहले अगर हम लोग हेपेटाइटिस जी वायरस के बारे में बात कर लेते हैं कि हेपेटाइटिस जी वायरस होता क्या है, मतलब क्या क्या, जैसे हम नॉर्मल देखते हैं। अब ये जो है ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस था, ये भी क्या था, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस था, है मतलब था नहीं, अभी भी है, जिंदा ही है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस मतलब है ये, मतलब आरएनए वाला वायरस है और सिंगल स्ट्रैंडेड का है। और हम लोग इसको आइडेंटिफाई करने के लिए पीसीआर एम्प्लीफिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब फॉर आइडेंटिफिकेशन अगर इसका आइडेंटिफिकेशन करना है तो हम लोग कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? इसमें हम लोग यूज़ करते हैं पीसीआर एम्प्लीफिकेशन टेक्निक, पीसीआर एम्प्लीफिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब पीसीआर जैसा आपको पता ही है, पीसीआर क्या होता है? पीसीआर जो होता है, पीसीआर को हम लोग कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, जो पीसीआर जो होता है इसको कहते हैं हम लोग क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये पीसीआर को। ठीक है, तो ये हो गया हेपेटाइटिस जी वायरस के बारे में कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए वायरस। आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग पीसीआर एम्प्लीफिकेशन टेक्निक वगैरह जो है इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं क्लिनिकल पैटर्न्स और पैथोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस पे। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हम लोग मतलब कि 4-5 चीज़ें इसमें देखते हैं। तो जिसमें से पहली चीज़ जो है इसके अंदर होती है, एक होती है कैरियर स्टेट।
कैरियर स्टेट। अच्छा, ये क्लिनिकल पैटर्न्स जो और पैथोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हम देख लें, ये जो है ये जी के लिए ही नहीं है, ये समझ लो ये ऑलमोस्ट जितना भी हमने अभी तक मतलब हेपेटाइटिस के वायरस पढ़े उन सब पे ये क्या करता है, मतलब कि ये रूल जो है लागू करता है, मतलब ये अप्लाई होता है कि हर एक वायरस के अंदर क्या होगा, एक कैरियर स्टेज होगी, ठीक है। अगली जो होगी वो होगी एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होगा उनके अंदर, ठीक है। ये सबके लिए है एक तरह से एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होगा। थर्ड जो होगा वो होगा एक्यूट हेपेटाइटिस, एक्यूट हेपेटाइटिस हो सकता है बॉडी में, ठीक है। फोर्थ कह सकते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस कह सकते हैं, ठीक है। और फिफ्थ कह सकते हैं हम लोग फुलमिनेंट, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। तो ये जो है ये ऑलमोस्ट सबके लिए है, ये सबके लिए है, यानी कि ए बी सी डी ई एफ और जी, ये सब पे जो होता है ये काम करेगा। यानी कि कभी भी जब भी हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होगा, तो इन्फेक्शन जब भी होता है तो इन्फेक्शन होगा तो हमारे बॉडी में कैरियर स्टेट पहले जनरेट होगी, फिर एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होगा, उसके बाद एक्यूट होगा हेपेटाइटिस, फिर क्रॉनिक स्टेज में जाएगा और फिर फुलमिनेंट हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारी स्टेजेस हों, लेकिन ये सारी स्टेजेस होती हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो एक बार थोड़ा सा हर स्टेज के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जिसमें से शुरुआत की 3 स्टेज जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, बाकी तो उतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस पता ही है और फुलमिनेंट आप लोग को पता ही है, क्रॉनिक से थोड़ा सा और वर्स हो जाएगा तो फुलमिनेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है आपका कैरियर स्टेट। तो हम कैरियर स्टेट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो पहला हमने बताया था कि कैरियर स्टेट, कैरियर स्टेट जो पहला था, तो कैरियर स्टेट में क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है पहले तो, ठीक है। और उसके अंदर मतलब कैरियर स्टेट के अंदर जो इंडिविजुअल होगा वो एसिम्प्टोमेटिक होगा, उसमें सिम्टम्स नहीं आएंगे और उसके अंदर डिजीज़ के कोई भी मैनिफेस्टेशंस जो होते हैं पहले नहीं दिखाई देते हैं। तो हम लोग इसको इसमें लिख सकते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल, एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल, मतलब कि इंडिविजुअल जो होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है और विदाउट डिजीज़, विदाउट डिजीज़ यानी कि डिजीज़ उसके अंदर नहीं होता है, विदाउट डिजीज़ मैनिफेस्टेशंस, यानी कि उसके अंदर डिजीज़ के किसी भी तरह के मैनिफेस्टेशन जो होते हैं वो नहीं दिखाई देते हैं। अब ये क्या होता है, इसको मतलब कैरियर स्टेट के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हार्बरिंग इन्फेक्शन होता है। हार्बरिंग इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें लिख सकते हैं हम लोग हार्बरिंग इन्फेक्शन, हार्बरिंग इन्फेक्शन। हार्बरिंग इन्फेक्शन मतलब क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी में क्या करता है, इंक्यूबेट करता है अच्छे से, यानी कि हार्बरिंग का काम करता है, अपने आप को क्या करता है, तैयार करता है। तो इसके अंदर कैरियर स्टेट के अंदर अगर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, हार्बरिंग का काम करेगा, यानी कि अपने आप को तैयार करेगा। तो हार्बरिंग जिस वक्त हार्बरिंग मतलब की कंडीशन होती है, जिस वक्त मतलब ये इंक्यूबेट करेगा या अपने आप को तैयार करता है, उस केस में क्या होता है कि ये ट्रांसमिट होने की चांसेस होती है इनकी। तो हार्बरिंग इन्फेक्शन जिस वक्त होता है, हार्बरिंग इन्फेक्शन होता है, इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है ऑफ ट्रांसमिशन, इसमें कैपेबिलिटी होती है ट्रांसमिशन की, यानी कि हार्बरिंग स्टेज के अंदर क्या होता है कि ये ट्रांसमिट होने की कैपेसिटी अपने अंदर लगता है। अब इसमें कैरियर ही स्टेट के अंदर हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एसिम्प्टोमेटिक हेल्दी कैरियर की, एसिम्प्टोमेटिक हेल्दी कैरियर, हेल्दी कैरियर की बात करते हैं, ठीक है। अब एसिम्प्टोमेटिक हेल्दी कैरियर क्या होता है कि जो एसिम्प्टोमेटिक हेल्दी कैरियर होते हैं इनके अंदर किसी तरह की इलनेस नहीं पाई जाती है, ठीक है। लेकिन मतलब जैसे हम क्या हैं, अगर हम एसिम्प्टोमेटिक हेल्दी कैरियर हैं तो हम क्या हैं, मेरे अंदर वो वायरस होगा, ठीक है, मेरे अंदर इलनेस नहीं होगी, पर हम जो है उस वायरस को ट्रांसमिट करते हैं, किसी और को कर सकते हैं, यानी इसमें लिख सकते हैं हम लोग कि नो इलनेस,
नो इलनेस फाउंड, इलनेस नहीं मिलती है कोई भी, लेकिन हम क्या रहते हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती है कि हम इसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं बट कैन ट्रांसमिट, यानी ट्रांसमिट करने की हम लोग कैपेबिलिटी रखते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर विथ क्रॉनिक डिजीज। विथ क्रॉनिक डिजीज, ये दूसरी कैटेगरी है। पहला एसिम्प्टोमेटिक हेल्दी कैरियर था, दूसरी है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर विथ क्रॉनिक डिजीज। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है लेकिन इसके अंदर डिजीज़ है, तो ये क्या करेगा, ये मतलब कि अच्छी तरह से क्या करेगा, ट्रांसमिट करने का काम करेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैपेबल ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन यानी कि ट्रांसमिशन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से कर लेगा बॉडी के अंदर। तो ये हो गई कैरियर स्टेट के बारे में। नेक्स्ट हमने बताया था एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, जो सेकंड इसमें पॉइंट था वो था एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, तो उसको भी देख लेते हैं। सेकंड जो था वो था एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। ठीक है, अब ये क्या होता है, अब जैसे क्या होता है कि ये जो एसिम्प्टोमेटिक मतलब कि इन्फेक्शन है ये उन लोग को कॉज होता है, ये ऐसा इन्फेक्शन जिनके अंदर इस तरह के कोई वायरस वगैरह एक्सीडेंटली डिटेक्ट हो जाते हैं, उनके अंदर एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन कॉज होता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसके अंदर कि कॉजेज हु डिटेक्ट इंसिडेंटली। ठीक है, ये उनको होता है जो कि बाई इंसिडेंटली, मतलब कि इंसिडेंटली यानी कि मतलब कि गलती से भी कहा जा सकता है कि गलती से या फिर अपने ही भूल चूक की वजह से जिनके अंदर इस तरह का इन्फेक्शन आ जाता है उनके अंदर ये डिटेक्ट किया जाता है, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है। अब इसमें एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होने के भी कॉज होते हैं, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा सीरम होता है, सीरम के अंदर एक ट्रांस एमिनेज नाम का एंजाइम होता है, अगर उसका कंसंट्रेशन हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज़ कर जा रहा है, ठीक है, अगर ट्रांस एमिनेज एंजाइम का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में इंक्रीज़ कर जा रहा है तो यानी हमको एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होने की चांसेस हो सकती है। तो हम लोग इसको मतलब लिख सकते हैं कि बाई रेज्ड कंसंट्रेशन of trans aminase of serum ट्रांस एमिनेज, यानी कि अगर ट्रांस एमिनेज का कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो यानी कि हमको एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होने की चांस है। या इसके अलावा अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन होता है तो भी हमारे बॉडी के अंदर इसका चांसेस होता है इन्फेक्शन का। तो लोग लिख सकते हैं इसके अंदर डिटेक्शन of presence of antibodies, यानी कि हमारे बॉडीज़ के अंदर क्या हो रहा है कि डिटेक्शन हो रहा है किसी चीज़ का, यानी किसी चीज़ का नहीं, मतलब एंटीबॉडीज़ के प्रेजेंस का डिटेक्शन हो रहा है, तो यानी चांसेस हो सकती है कि हमको एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये दो हो गया। तीसरा जो है वो भी देख लेते हैं, थर्ड जो है, अब थर्ड आपका है वो था आपका एक्यूट हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस यानी कि अब आपको एक्यूट हो गया। अब जब एक्यूट होगा उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो क्रॉनिक होगा, क्रॉनिक को नहीं ट्रीट किया जाएगा तो फुलमिनेंट हो जाएगा। ये बात तो सबको पता है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसलिए एक्यूट हमने जैसे बताया था कि एक्यूट हेपेटाइटिस तक ही क्या होता है कि हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है। इतना तो कॉमन सेंस है कि अगर एक्यूट से अगर ट्रीट नहीं किया जाएगा तो क्रॉनिक हो सकता है, क्रॉनिक से फुलमिनेंट हो सकता है। तो एक्यूट क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, हमारा जो लीवर होता है, ठीक है,
हेपेटाइटिस है तो यानी हेपेटिक सेल्स की बात हो रही है, तो इसमें हमारे लीवर के अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो होता है पूरे एंटायर लीवर के अंदर होना स्टार्ट होता है। एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मतलब कि इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन अकर्स और start to occur throughout whole liver। थ्रूआउट होल लीवर यानी कि पूरे लीवर के अंदर इसका इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है एक्यूट तौर पे, यानी कि अभी थोड़ा मोड़ा इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, बाद में वो क्रॉनिक मतलब की रूप जो है वो धीरे धीरे लेता जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये मतलब कि एक्यूट हेपेटाइटिस जो होता है वो जनरली जितने भी तरह के हमने हेपेटाइटिस के पढ़े ABCD सबके लिए ये मतलब कि वो होता है, अप्लाई होता है इसके लिए। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि जनरली ऑल टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, जनरली ऑल टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, यानी कि हर तरह के हेपेटाइटिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो एक्यूट हेपेटाइटिस होता है इसके अंदर भी 4 फेज़ चलते हैं, ये 4 फेज़ चलते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला फेज़ जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड। पहला फेज़ जो होता है वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड, जिसके अंदर वायरस जो है वो हमारे बॉडी के अंदर क्या करेगा, इंक्यूबेट करेगा, यानी अपनी सेना को तैयार करेगा, अपना घर बार जो है वो बसाना स्टार्ट करेगा, अपना टेंट वेंट गाड़ना स्टार्ट करेगा कि भाई अब तैयारी करके क्या करना है, बॉडी पे हमला करता है। तो इसको कहते हैं हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड, कि वो इंक्यूबेट करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता रहता है। नेक्स्ट आता है प्री एक्टेरिक पीरियड। प्री एक्टेरिक फेज़ आता है नेक्स्ट, या पीरियड क्या है। अब प्री एक्टेरिक फेज़ के अंदर मतलब इन्फेक्शन, जैसे मैंने बताया था कि शुरुआत में हमने जब मतलब हम डिस्कस कर रहे थे मतलब कि हेपेटाइटिस ए से जब हमने स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो हेपेटाइटिस ए नहीं मतलब उसके पहले हमने बताया था आई थिंक, एक सेकेंड, तो जो नेक्स्ट स्टेज हमने बताया था ये तो हो गया पहला स्टेज। दूसरा स्टेज हमने बताया था कि प्री एक्टेरिक पीरियड। तो जैसे एक्टेरिक मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग जॉन्डिस की बात करते हैं तो जॉन्डिस के लिए ऐसे तो जॉन्डिस कहने में तो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर हम लोग जॉन्डिस को जैसे मेडिकली अगर तौर पे बोलते हैं तो हम लोग कहते हैं एक्टेरस हो गया है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि एक्टेरस हो गया। तो ये हमारे बॉडी में जो दूसरा फेज चलता है वो प्री एक्टेरिक होता है। प्री एक्टेरिक इन द सेंस कि अब ये धीरे धीरे क्या करता है, कॉज करना स्टार्ट करेगा। फिर आते हैं हम लोग फोर्थ फेज में। फोर्थ फेज में क्या होता है, फोर्थ फेज में हमारे एक्टेरिक फेज के अंदर अब आ जाता है, अब आता है एक्टेरिक फेज, सॉरी थर्ड फेज। थर्ड फेज जो है हमारा एक्टेरिक फेज है, यानी कि अब ये एक्टेरिक फेज के अंदर आ गया है। अब ये हमारे लीवर को धीरे धीरे क्या कर रहा है, डैमेज करने का काम आ रहा है। और उसके बाद आता है आपका पोस्ट एक्टेरिक फेज। पोस्ट एक्टेरिक फेज यानी कि पोस्ट एक्टेरिक फेज जो है ये चौथा है। अब पोस्ट एक्टेरिक फेज के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अब ये जो होता है ये अच्छी तरह से हमारे बॉडी में इंक्यूबेट कर गया है, ठीक है, अच्छी तरह से अपने आप को डेवलप कर लिया है। और एक्टेरिक फेज यानी कि जो जॉन्डिस वाला एक मतलब कि लीवर के अंदर जो जॉन्डिस वगैरह कॉज हो रहा था उसको ये पार करके अब ये इसका इन्फेक्शन जो है हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये था मतलब इसके बारे में। जैसे हमने बताया था कि हमने कैरियर स्टेज देखी, ठीक है, एक देखा एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन और एक देखा एक्यूट हेपेटाइटिस। तो ये तीन चीज़ जो मेन था जो कि हम लोग सारे हेपेटाइटिस में पढ़ते हैं। इसके अलावा एक हमने क्रॉनिक हेपेटाइटिस और एक फुलमिनेंट जो था वो हमने स्किप कर दिया, क्योंकि क्रॉनिक और फुलमिनेंट जो है आपको पता ही है क्या होता है। उसके अंदर आप खुद भी इतने स्मार्ट हैं कि आप उसे बनाकर लिख सकते हैं। तो जैसे हमने बोला कि जब एक्यूट हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन होता है तो उसमें 4 स्टेज, पहला इंक्यूबेशन, दूसरा प्री एक्टेरिक, उसके बाद फिर एक्टेरिक और फिर पोस्ट एक्टेरिक। यानी कि जो वायरस होता है वो इन सारे फेजेस को क्लियर करने के बाद फिर हमारे बॉडी में पूरी तरह से इन्फेक्शन जो है वो कॉज करता है।
तो ये था हेपेटाइटिस के बारे में। और बाकी इससे जुड़ी हुई, जैसे हमने बताया कि हम सिर्फ पैथो की बात कर रहे हैं, बाकी इससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें थी उसका हमने स्लाइड्स वगैरह आपको मतलब कि प्रोवाइड कर ही दिया है, और नहीं भी किया होगा तो कर देंगे, जिससे आप बाकी चीज़ें पढ़ लेंगे। अब नेक्स्ट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, जिसको हम लोग लीवर सेरोसिस भी कहते हैं। तो उसे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।